इतनी बात हो रही है तो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, क्यों उसके अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो शुरू, होम्स के बारे में जिनको नहीं जानता है, नॉर्मल आदमी नहीं जानता है उनके बारे में, उसके बारे में पढ़ाया गया। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं एक पेपर के लिए, और वो पेपर लीक हो जाए और दोबारा देना पड़े। सुसाइड्स भी हुए हैं मेरे ख्याल से। क्या डिमांड सिस्टम ओवरहॉल की नहीं होनी चाहिए थी? क्या डिमांड उन चेक्स को लेकर नहीं होनी चाहिए थी जिनकी वजह से पेपर ना लीक हो? क्या? नमस्कार। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने बातें की थी जंतर मंतर पे होने वाले प्रोटेस्ट की। हमने कुछ वीडियोस देखे जेनजी के, और हमने ये भी बात की कि जेनजी कहाँ पे गलत है, उन्हें ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन एक नाम इस प्रोटेस्ट में हमने बार बार सुना, मेन मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। तो मुझे लगा कि एक आदमी के बारे में इतनी बात हो रही है तो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, क्यों उसके अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो शुरू हुआ था। तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे और जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन किया है, वो पैदा हुए थे 26 जून 1969 को तलचेर उड़ीसा में। शादी हुई उनकी 9 दिसंबर 1998 में। हैप्पीली मैरिड है, एक बेटा है, एक बेटी है। और अब आते हैं उनकी पढ़ाई पे। तो उन्होंने जो पढ़ाई की, उन्होंने की है एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, और वो की है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक ह्यूमन अपब्रिंगिंग की, हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन सिविलाइजेशंस जो गई हैं, कल्चरल अचीवमेंट्स जो हुए हैं। तो ये थोड़ा आपको वियर्ड नहीं लग रहा? जिस बंदे की पढ़ाई ही ह्यूमन एवोल्यूशन पर रही हो, ह्यूमंस के ऊपर रही हो, उसके रेजिग्नेशन की मांग हो गई। तो इनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, जब ये पहली बार उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आए गए। 2004 में ये थोड़ा और आगे बढ़े और पहली बार लोकसभा में एमपी बने। और मजे की बात, हमें ये तो पता है कि ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन उससे पहले क्या जिम्मेदारियां थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो भी मिनिस्ट्री इनके पास रही है वो बहुत ही क्रूशियल रही है। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भी मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के भी मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल लाइफ इनकी रही है वो रही है स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में, और जो हमारे रिसोर्सेज जो हमें चाहिए उसको लेके। तो इनकी एक्चुअल में रेजिग्नेशन की जो डिमांड्स थी वो क्यों हुई? जब से ये एजुकेशन मिनिस्टर बने, इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे जो पिछले 70-75 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा था उसको चुनौती दी। कैसे? मैं बताता हूँ। इन्होंने मैंडेट किया कि हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाए। 6 से लेके 12 तक मैंडेटोरी एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए। होलिस्टिकली 3 लैंग्वेजेस, यू कैन ऐड अनदर लैंग्वेज टू इट। उसके बाद इन्होंने किया इंस्टीट्यूशनल ओवरऑल। यूजीसी अलग था, एआईसीटीई अलग था, स्टेट ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा थी इनके अंदर। स्टेट्स को डिसाइड कौन बच्चा आएगा कौन नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया, इनको कर दिया मर्ज, सेंटर के अंडर ले आए। स्टेट्स की फेडरल ऑटोनॉमी जो थी वो थोड़ी कम हुई। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। इन्होंने इसका बहुत अपोजिशन भी किया। एनसीईआरटी में इन्होंने बहुत बड़े रिविजन्स किए, और ये मेरे ख्याल से मेन बात थी इनके रेजिग्नेशन के डिमांड की। हमें जो आजकल सुनने में मिलता है कि बोर्ड के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, ये इन्होंने शुरू किया। ये थोड़ा मेमोराइजेशन से हटे, कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़े। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको सब्जेक्ट समझना भी आना चाहिए, उसके लॉजिक्स क्या हैं वो भी समझना चाहिए। ये इस आदमी ने शुरुआत करी। कंसेप्चुअल एग्जाम्स मैंने बताया आपको, लैंग्वेज फोकस वो मैंने बताया आपको,
तीसरी बड़ी बात जो थी वो थी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स। इफ यू रिमेंबर, पहले जो रिपोर्ट कार्ड आती थी हमें क्या होता था, इंग्लिश में इतने नंबर, एसएसटी में इतने नंबर, मैथ में इतने नंबर। उससे पता क्या चलता था? उससे पता ये चलता था जो क्वेश्चंस आए उसके हमने आंसर दिए, हमें इतने नंबर मिल गए। लेकिन टेस्ट क्या हो रहा था उससे, कि आप याद कितना रख सकते। सॉरी। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताया जाने लगा, बच्चों के बिहेवियर के बारे में बताया जाने लगा, उनके स्किल्स के बारे में बातें होने लगी, सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं। तो एक तरह से अगर देखें तो एक होलिस्टिक अपब्रिंगिंग जिसे बोलते हैं ना, उसके बारे में बात होने लगी। एक कंप्लीट वेल राउंडेड इंडिविजुअल के बारे में बात होने लगी। उससे भी बड़ी बात, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा था, अकबर द ग्रेट, मुगल बहुत महान थे, और आपको भी पता है कितने महान थे, आपने भी अब पढ़ाई की होगी, पढ़ा होगा उनके बारे में, सुनते भी रहते हैं उनके बारे में। ही मूव्ड अवे फ्रॉम इट। जो चैप्टर्स पे चैप्टर्स इनके गुणगान करने के लिए होते थे, इन्होंने उनको कम कर दिया, उतना ही जितना जरूरी था। बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं बताई गई। इन्होंने ऐड क्या किया? इन्होंने ऐसे डायनेस्टीज को ऐड किया जो हमारी सभ्यता का हिस्सा होने के बाद भी हमें उनके बारे में पता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मौर्याज, चोलाज साउथ से, और अहोम असम से। अहोम वॉज द ओनली डायनेस्टी नॉर्थ ईस्ट में, मुगल्स ट्राइड टू विन देम, दे वेस्ड द वॉर अगेंस्ट देम, बट अहोम्स वर नेवर डिफीटेड, दे स्टूड द ग्राउंड। कितने लोगों को पता है इनके बारे में? ज्यादा लोगों को नहीं पता है। इन्होंने इनको ऐड करवाया, इन्होंने फोकस किया हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज के ऊपर। हम जो अपनी ही सभ्यता भूल रहे थे, ये उसको वापस लेके आए। इन्होंने बोला कि हां, आप पढ़िए, सबके बारे में पढ़िए, लेकिन अपने बारे में भी पढ़िए और उन्हें याद रखिए, उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस थे, चाहे वो फिलॉसफी में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, गवर्नेंस में हो या आर्ट्स में, इन्होंने उनको भी इंट्रोड्यूस किया। हमारे रूट्स से हमें इन टच करने के लिए, हमें बताने के लिए कि हमारी सभ्यता जो रही है वो कितनी महान थी और उसको क्यों नहीं भूलना चाहिए। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में वही गलतियां दोबारा करोगे। तो हिस्ट्री पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इन्होंने वो शुरू किया। जो 7वीं से 12वीं तक के जो मल्टीपल चैप्टर्स थे मुगल्स के ऊपर, वो आधे से भी कम रह गए। उनकी जगह चोलास ने ले ली, जिनका एम्पायर आज की अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो तमिलनाडु से इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। उनके बारे में पढ़ाया जाने लगा। अहोम्स के बारे में, जिनको नहीं जानता है, नॉर्मल आदमी नहीं जानता है उनके बारे में, उसके बारे में पढ़ाया गया। शिफ्ट हुआ हमारा एजुकेशन सिस्टम, लेकिन किसकी तरफ? इंडियन सिविलाइजेशन की तरफ। हमारे जो इंडिजिनियस ट्रेडिशंस हैं उनकी तरफ। हमारी जो डायनेस्टीज हैं, मगध किंगडम, चोलास, पांड्यास, मौर्यास, अहोम, इनकी तरफ। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो मैंने इनके बारे में आपको बातें बताई, आपको लगता है कि, एंड आई एग्री, नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होते रहे हैं। आई थिंक पिछले 10-12 साल में 150 के करीब पेपर लीक हुए हैं। नहीं होने चाहिए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं एक पेपर के लिए, और वो पेपर लीक हो जाए और दोबारा देना पड़े। सुसाइड्स भी हुए हैं मेरे ख्याल से 23 या 24। बट एक आदमी को टारगेट करना, क्या ये सही था? क्या डिमांड सिस्टम ओवरहॉल की नहीं होनी चाहिए थी? क्या डिमांड उन चेक्स को लेकर नहीं होनी चाहिए थी जिनकी वजह से पेपर ना लीक हो? क्या डिमांड वो प्रिंटिंग प्रेसेस में जहां ये पेपर छपते हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये डिमांड जो पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उन पे ध्यान देने की नहीं होनी चाहिए थी?
मुझे पर्सनली लगता है धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने हमारी एजुकेशन को वापस से इंडियन सिविलाइजेशन से जोड़ने का काम शुरू किया। अभी बहुत दूर हैं हम जहां हम थे वहां पहुंचने में, लेकिन एटलीस्ट किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो उस तरफ पहला कदम उन्होंने बढ़ाया। तो सोचिए इस बारे में। सोशल मीडिया के रील्स देखकर इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है, बहुत आसान। थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, खुद पता करिए चीज़ों को, फिर डिसीजन बनाइए, फिर अपना मन बनाइए। सिस्टम तभी ठीक होगा। एक ट्वीट कर देने से या एक रील कर देने से कुछ चेंज नहीं हो रहा। चाहे आपकी उस रील को 2 करोड़ लोग देखें, लेकिन उसका असर क्या है? जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा उसका कोई मायने नहीं है। और अगर हम खुद अपनी सभ्यताओं के बारे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो किसके बारे में पढ़ाएंगे? हाँ, ग्लोबल नॉलेज जरूरी है, लेकिन पहले अपने आप को तो जान लो, पहले अपने आप को तो समझ लो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए करंट टॉपिक्स पे, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा पता करिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से ही वर्कड वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम द पेपर लीक्स, everything he did, he strengthened the education system and he introduced very good reforms. You might not agree with me, मुझे लगता है he did a good job, but प्रेशर की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। नाउ अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, does he also follow the same path? He should, but really we don't know. मैं नितिन यादव, वर्सेटाइल वर्डिक्ट। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचे। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।